हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी को शुरू किया था और चैप्टर 1 को पढ़ा था। चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम उसका शीर्षक था, उसका टॉपिक था। उसको हमने बहुत डिटेल से, बहुत इत्मीनान से समझा था। आज हम इस दूसरे वीडियो के अंदर 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो है उसको देखने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का जो है इसके बारे में देखेंगे हम, ग्लोब के बारे में, है ना। तो चैप्टर 2 का नाम देख लेते हैं, क्या है। ग्लोब, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यानी जो ग्लोब है उसके अंदर लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांश और देशांतर। लेटीट्यूड यानी क्या होता है भाई, अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो इसके बारे में देखेंगे। अब इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ग्लोब जो है वो एक पृथ्वी का मॉडल है, ठीक है। पृथ्वी का मॉडल है जिस पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं खींची हुई होती है। तो किसी भी एरिया या किसी भी स्थान या क्षेत्र को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, उसको लोकेट करने के लिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स है, इसका बहुत महत्व है, ठीक है। तो बिना लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के आप पूरी पृथ्वी पर किसी भी स्थान को एग्जैक्टली जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो लेटीट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको मेज़र करते हैं, किस प्रकार से ये जो है मैप में काम आते हैं, ज्योग्राफी में इनका क्या महत्व है, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से समझेंगे। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया है। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी हैं, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये जो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी ज्योग्राफी की ये नींव है। इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे ज्योग्राफी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस चैप्टर का दिया है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लानेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फेयर। यानी पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था, पिछले एक ये बात कहूँ कि पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा प्लानेट है पृथ्वी, अर्थ, वो क्या है भाई, नॉट ए स्फेयर, यानी ये गोलाकार नहीं है। तो किस प्रकार का है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। इससे क्या होगा भाई, आपको क्वेश्चन पूछने से आपका जो है चैप्टर पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा और मुझे भी मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एनीवे, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड प्लग इन द मिडल। यानी जो पृथ्वी है वो कैसी है भाई, स्फेयर तो नहीं है, गोलाकार तो नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैटन्ड यानी ये थोड़ी थोड़ी क्या है भाई, चपटी है। कहाँ पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, यानी नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ठीक है। और बीच में कैसी है भाई, ब्लग की तरह है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। क्या आप इमेज कर सकते हैं कि पृथ्वी है वो कैसी दिखती है। यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन यूर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। यानी आप आपके क्लासरूम में जो ग्लोब लगा हुआ हो उसको केयरफुली, सावधानी पूर्वक देखिए और उसके बाद आप आइडिया लगाइए। ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल यानी मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, फिगर 2.1। यानी ये जो फिगर 2.1 दे रखा भाई, ये वाला, इसके अंदर आपको ग्लोब के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वापस में सही कर देता हूँ, ये, ठीक है। इससे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अपन कहाँ थे, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड प्लग इन द मीडियल, ठीक है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि पृथ्वी
कैसी दिखती है। यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया, यानी आपके क्लासरूम में अगर ग्लोब लगा हुआ है तो उसको सावधानी पूर्वक आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब जो है वो मिनिएचर फॉर्म यानी लघु रूप में एक तरह से जो अर्थ होती है उसका एक मॉडल होता है, यानी सेम ग्लोब की तरह ही आपकी पृथ्वी है, कहने का आशय है ना। ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस which cannot be carried easily, small pocket globes and globes like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease, है भाई। तो ग्लोब है वो साइज़ और टाइप के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बिग वंस यानी बिग बड़े हो सकते हैं, विच कैन नॉट बी कैरीड ईजीली जिनको आप आसानी से कैरी नहीं कर सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स, यानी छोटे पॉकेट के अंदर रखने वाले ग्लोब भी होते हैं और बलून के जैसे ग्लोब भी होते हैं। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विथ ईज, यानी उनको आप आराम से हाथ में ले जा सकते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। यानी इसका आशय यह है कि ग्लोब है वो भाई बहुत प्रकार के होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। आपने अपने घर में भी ग्लोब रखा हुआ देखा होगा, क्लासरूम में भी देखा होगा, और इतने लैब में जो पड़े हुए होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्लोब होते हैं, वैसे भी आपने ग्लोब देखे होंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर समझाया हुआ है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पोटर्स व्हील इज़ रोटेटेड। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size, यानी ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता है भाई, वो क्या करता है, रोटेट करता रहता है अपनी एक्सिस पर। एक्सिस किसको कहते हैं, उसकी जो दूरी होती है उस पर रोटेट करता है। ठीक है भाई। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पोटर्स व्हील इज़ रोटेटेड। जैसे आपने मटकी बनाने वाला जो कुम्हार होता है उसका चाक देखा होगा, जो पहिया होता है जिस पे वो रख के मटकी बनाता है, तो ग्लोब भी सेम उसी तरह से, जो पहिया होता है चाक वो भी एक धुरी पर लगा हुआ होता है और वो रोटेट करता है। उसी तरह से ग्लोब भी है ना भाई, जो धुरी से बंधा हुआ होता है ऊपर से और नीचे से, और बीच में इस तरह से ग्लोब ये लगा रखा है ना भाई, इसको देखिए आप, यहाँ से लगा हुआ है और यहाँ से लगा हुआ है। ये क्या करता है भाई, रोटेट करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से रोटेट करता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, यानी ग्लोब के ऊपर जो है कंट्रीज यानी देश, कॉन्टिनेंट्स यानी महासागर, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, एंड ओशियंस यानी महासागर जो है वो उनकी करेक्ट साइज़ के अंदर दिखाए हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलो भाई आगे चलते हैं, है ना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फेयर लाइक द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट करना, यानी उसको खोजना बहुत ही क्या होता है भाई, मुश्किल होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट, यानी अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान को कैसे लोकेट करें, यानी कैसे पता लगाएं कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया किस लोकेशन पर ग्लोब पर स्थित है ये कैसे पता लगाया जाए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशंस ऑफ प्लेसेस, यानी किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ रेफरेंस लाइंस चाहिए, है ना। उन रेफरेंस लाइंस के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि
ये इस लाइन पर ये जो है प्लेस स्थित है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टाइटल्ड मैनर, यानी आपने नोटिस किया होगा कि जो ग्लोब होता है वो किसके माध्यम से, एक नीडल के माध्यम से फिक्स होता है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस, यानी जिसको एक्सिस बोला जाता है। 2 points on the globe through which is needle passes are 2 poles, north pole and south pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves, but remember there is major difference. The real earth has no such needle, it moves around its axis which is an imaginary line. यानी इसके कहने का मतलब यह है कि जो ग्लोब है वो 2 एक्सिस पॉइंट के माध्यम से बना हुआ होता है, यानी टिका हुआ होता है, अपन ने अभी देखा था, ठीक है ना। तो जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ की तरफ जो नीडल होती है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ नीडल होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है भाई। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जैसे अर्थ मूव करती है वैसे जो है ग्लोब भी क्या करता है भाई, मूव करता है। कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करता है, इस तरह से, है ना। वो अपनी एक्सिस पर मूव करता है, समझ में आया, वेस्ट टू ईस्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि ग्लोब है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर मूव करता है। इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, यानी जो है ग्लोब जो है वो अपनी एक्सिस पर इस तरह से मूव करता रहता है ना। लेकिन सच में कोई इस प्रकार का एक्सिस होता नहीं है उसका, है ना। एक्सिस तो होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, लेकिन जैसे फिजिकल ग्लोब हमारे क्लासरूम में और घर में होते हैं जिनके दोनों तरफ एक्सिस होते हैं, वैसा रियल जो अपना ग्लोब है, रियल जो अपनी पूरा का पूरा ग्लोब है, उस पर कहीं भी इस तरह से पिन या एक्सिस लगा हुआ वास्तव में फिजिकल नहीं है, लेकिन वो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन ज़रूर होती है, ठीक है भाई। आया समझ में? चलो भाई, चलो आगे चलते हैं, ठीक है भाई। अनदर इमेजिनरी लाइन इमेजिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी दूसरी जो इमेजिनरी लाइन होती है वो ग्लोब को क्या करती है भाई, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, 2 समान भागों में बांटती है। दिस लाइन इज़ नोन एज द इक्वेटर, और ये लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको इक्वेटर बोलते हैं। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, इक्वेटर बोलते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सौदर्न हाफ इज़ नोन एज द सौदर्न हेमिस्फेयर, यानी जो इमेजिनरी लाइन होती है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, उससे उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ जो एरिया होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और इक्वेटर से साउथ में जो एरिया होता है उसको सौदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, ठीक है भाई। हाँ चलो आगे देखते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स देयरफॉर द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी, यानी ये जो है ये दोनों हाफ यानी पृथ्वी को 2 भागों में, अर्थ को 2 भागों में बांटते हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी जो इक्वेटर होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये पूरा का पूरा पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। पूरी पृथ्वी के चारों तरफ यानी पूरे राउंड पर जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और इक्वेटर जो है इमेजिनरी लाइन है, ये किसी भी एरिया को लोकेट करने के लिए किसी भी एरिया की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, इसके माध्यम से ही हम पता लगाते हैं। ऑल पैरेलल
सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। यानी ये जो आप इधर इस डायग्राम में देखेंगे भाई फिगर 2.2 लैटिट्यूड, तो ये जो लैटिट्यूड है ये है ना, ये यहाँ पर इक्वेटर बना हुआ है, तो इससे नॉर्थ का जो एरिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और इससे साउथ का एरिया है ये क्या है भाई, ये सौदर्न हेमिस्फेयर है। तो जो इक्वेटर है इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस बनी हुई होती है, उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसके जैसे 20 डिग्री नॉर्थ है, 40 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री, 80 डिग्री ये बने हुए हैं ना, फिर लास्ट में 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल आ जाता है भाई। तो इनको क्या बोलते हैं भाई, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर के पैरेलल जो लाइनें बनी हुई है उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, यानी जो लैटिट्यूड्स है उनको किस में मेज़र करते हैं भाई, डिग्री में मेज़र करते हैं। ये जो लाइनें बनी हुई है ये आडी लाइन है, इनको क्या बोलते हैं भाई, डिग्री के अंदर इनको मेज़र करते हैं। मेज़र जैसे भाई, जैसे आप डेयरी से कभी दूध लाए होंगे तो उसको लीटर में मेज़र करते हैं, अगर आप सब्ज़ी लाएँ तो उसको केजी में मेज़र करते हैं। वैसे ही ये जो लैटिट्यूड लाइंस हैं इनकी इकाई क्या है भाई, इनको किस में मेज़र करते हैं, डिग्री में मेज़र करते हैं। ठीक है भाई, समझ गए भाई। चलो भैया आगे चलते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर है भाई ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपको अभी मैंने इक्वेटर दिखाया ये वाला, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज़ 1/4 ऑफ ए सर्किल राउंड द अर्थ, इट विल मेज़र 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, i.e. 90 डिग्री, है ना। इसको पूरा देखते हैं। Thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेक द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मेक द साउथ पोल। यानी ये जो इक्वेटर है इससे ऊपर की तरफ जो 90 लाइंस हैं वो पूरी होने पर नॉर्थ पोल होता है, और इक्वेटर से साउथ की तरफ 90 डिग्री वापस पूरी होने पर क्या होता है भाई, साउथ पोल होता है। यानी जो पैरेलल लाइंस हैं लैटिट्यूड की वो पूरी होने के बाद नॉर्थ की तरफ तो नॉर्थ पोल आता है और साउथ की तरफ साउथ पोल आता है। ठीक है भाई। एज सच आर पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। यानी सारे पैरेलल्स हैं जो नॉर्थ की तरफ है उनको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। सिमिलरली यानी इसी तरह से ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स, और जो इक्वेटर से साउथ की तरफ है उनको साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो मैंने आपको अभी समझाया, आप समझ गए होंगे कि बीचों बीच पृथ्वी के ग्लोब के इक्वेटर है। इक्वेटर से साउथ की तरफ जो पैरेलल्स है इक्वेटर के उनको क्या बोलते हैं भाई, नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और इक्वेटर के साउथ की तरफ जो पैरेलल लाइनें हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड और इक्वेटर आपको समझ में आ गया भाई। चलो अपन आगे चलते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south, है ना। Generally this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away the equator, the size of the parallels of latitude decreases,
है ना। इसी को वापस एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझाया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड, यानी ईच प्रत्येक लेटीट्यूड की वैल्यू है वो किससे डिनोट की जाती है भाई, नॉर्थ और साउथ से। यानी इक्वेटर से जो नॉर्थ की तरफ है उनको नॉर्थ लेटीट्यूड बोला जाता है, और साउथ की तरफ है उनको साउथ लेटीट्यूड बोला जाता है। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में एन और एस लिखा जाता है। यानी 20 डिग्री एन अगर लिखा हुआ है इसका मतलब 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड की बात कर रहा है, जबकि अगर 20 डिग्री एस लिखा हुआ है इसका मतलब वो 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है कि चंद्रपुर है जो महाराष्ट्र के अंदर है ना, वो इंडिया में है, एंड बेलो होरिजांटे जो है ये ब्राज़ील के अंदर है, साउथ अमेरिका में है। ये दोनों के दोनों 20 डिग्री लेटीट्यूड पर है। ठीक है, लेकिन जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र के अंदर ये 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर है, यानी ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है। और बेलो होरिजांटे जो है ब्राज़ील के अंदर वो 20 डिग्री एस लेटीट्यूड पे है, यानी ये वो 20 डिग्री सॉदर्न लेटीट्यूड के अंदर हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि है दोनों 20 डिग्री पर, लेकिन इंडिया का जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र के अंदर वो नॉर्थ लेटीट्यूड में है, और बेलो होरिजांटे ब्राज़ील का एक जगह का नाम है वो किस में है, 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर है। ठीक है भाई, आप समझ गए होंगे अब, है ना। इसको चैप्टर को आप वापस पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा भाई। वी सी इन फिगर 2.2 फिगर में हमने देखा ही था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से हम मूव करते हैं, कैसे, नॉर्थ में मूव करते हैं या इक्वेटर से साउथ में मूव करते हैं, है ना। द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड डिक्रीजेज, यानी जो लेटीट्यूड की साइज़ है ना, पैरेलल्स जो है उसकी समांतर रेखाएं हैं, लेटीट्यूड्स हैं बाकी की, उनकी साइज़ वो क्या होती है भाई, डिक्रीज़ होती जाती है। क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो जो लेटीट्यूड है इस तरह से बने हुए होते हैं, तो ऊपर जाते टाइम ऊपर जाते हुए नॉर्थ की तरफ और नीचे जाते हुए साउथ की तरफ जो पैरेलल्स की साइज़ है भाई वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, यानी लेटीट्यूड के इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, यानी जो लेटीट्यूड है उनके अंदर 90 डिग्री नॉर्थ जो है यहाँ पर उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, ये वाला, और 90 डिग्री साउथ पोल जो है उसको साउथ पोल बोला जाता है, एस और एन। ठीक है, इस पूरे के पूरे ग्लोब को वापस 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। लेटीट्यूड्स जो है पैरेलल्स उनको 4 भागों में वापस बांटा हुआ है। जो पहला है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है भाई, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हमने देखा था कि इक्वेटर से जो नॉर्थ का पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और इक्वेटर से जो साउथ का पार्ट है उसको सौदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों वो 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर है। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, कर्क रेखा बोलते हैं। इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ के अंदर है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं भाई,
मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा ऊपर वाली और मकर रेखा नीचे वाली साउथ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरे की बात करते हैं, जो है आर्कटिक सर्किल, है ना। आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल कहाँ पर है भाई? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो है वो उसको आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। ये यहाँ पर देखना आप, है ना। और साउथ के अंदर जो है वो उसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, ये अंटार्कटिक सर्किल यहाँ पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स, यानी इसको 4 पार्ट्स में अपन ने विभाजित कर दिया, यानी बांट दिया, है ना। इक्वेटर ये हो गया आपका 0 डिग्री, इसके बाद 23.5 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये, है ना, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यानी इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और इसी के ऊपर नॉर्थ में 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है इसको आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। ठीक है भाई, ये आर्कटिक सर्किल है। इसी तरह से वापस हम साउथ में आएंगे तो 23.5 जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, यानी इसको मकर रेखा बोलते हैं। और 66.5 डिग्री जो साउथ के अंदर है उसको अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं ये। तो इस तरह से 4 पार्ट में हमने इसको किसको लेटीट्यूड्स को बांट दिया है। और आप इस चैप्टर को और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक को खोल के उसको पढ़ना भाई, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ मित्रों, आगे चलते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। नेक्स्ट है भाई हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के ताप जोन्स, हीट जोन्स। हीट जोन्स कौन कौन से है भाई, उसको देखते हैं, है ना। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. यानी जो मिड डे सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लेटीट्यूड्स, यानी सारे लेटीट्यूड के ऊपर किसमें? टोरिड जोन जो है उसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उसके ऊपर, वहाँ से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23rd डिग्री नॉर्थ एंड 23rd डिग्री एंड हाफ साउथ, यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, उसको क्या कहते हैं भाई? 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो एरिया है, अभी मैंने आपको समझाया था, इन दोनों के बीच का एरिया है जिस पर वर्ष में एक समय ऐसा आता है, पूरे ईयर में एक टाइम ऐसा आता है जब जो सन है वो उस पर अपनी रेज क्या करता है भाई? सीधी डालता है, यानी सीधी जो है सूर्य की किरणें उन पर पड़ती है। किस किस के बीच में? 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ के बीच में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, जिन पे जितनी भी लाइनें बनी हुई है दोस्तों, जितने भी लेटीट्यूड है उन पर वर्ष में एक बार सूर्य अपनी किरणें सीधी डालता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और ये जो एरिया है, कौन सा एरिया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया, इसको टोरिड जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं भाई? टोरिड जोन बोलते हैं, है ना। अब आप समझ गए होंगे
द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके अलावा चाहे नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ किसी भी जो लेटीट्यूड के ऊपर सूर्य है, सन है, उसकी रेज सीधी नहीं पड़ती है। समझ गए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जितनी भी लेटीट्यूड्स है उन पर वर्ष में एक बार, ईयर में एक बार सूर्य अपनी सीधी किरणें डालता है। और बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के उत्तर में हो गया तो कर्क रेखा की तरफ हो गया, और दक्षिण में हो गया तो मकर रेखा की तरफ हो गया। उस तरफ किसी भी लेटीट्यूड पर सूर्य अपनी सीधी किरणें नहीं डालता है ना। आप समझ गए होंगे शायद, और इस लेसन को आप लर्न करेंगे तो आपको भाई समझ में आ जाएगा भाई। द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड्स द पोल्स, यानी पोल्स की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, जो है सन की रेज है वो क्या होती जाती है भाई, डिक्रीजिंग होती जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद धीरे धीरे जो रेज है सन की वो नॉर्थ पोल की तरफ डिक्रीज होती जाएगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद जो साउथ पोल की तरफ अगर बढ़ेंगे तो भी रेज ऑफ सन है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी दोनों ही तरफ रेज है वो कम होती जाती है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। एज सच द एरियाज बॉन्डेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। यानी अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था कि जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं तो सूरज की किरणें वो डिक्रीज होती जाती है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ की तरफ जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द आर्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। यानी आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ की तरफ और अटलांटिक सर्किल से किसकी तरफ, साउथ की तरफ जो एरिया है वो क्या है भाई, वेरी कोल्ड, वो बहुत ठंडा एरिया है। ठीक है, पोल्स की तरफ जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबाउ द हॉरिजॉन। यानी ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सन की रेज है वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं पहुँचती है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लेटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। यानी इसीलिए वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है और बहुत कम मात्रा में पहुँचती है, इसलिए वहाँ पर बहुत कम गर्मी पहुँचती है ना। देयर फॉर कॉल्ड फ्रीज्ड जोन, यानी इसलिए उनको फ्रीजिड जोन्स बोलते हैं। कौन से भाई, साउथ पोल के एरिया के और नॉर्थ पोल के एरिया के जो जोन है जहाँ पर सन की रेज बहुत कम मात्रा में पहुँचती है, इसलिए बहुत कम हीट पहुँचती है। कम हीट पहुँचने के कारण वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई रहती है, बहुत ठंडा एरिया है, इसलिए उसको कौन सा जोन बोलते हैं भाई, फ्रीजिड जोन बोलते हैं। ये बहुत ठंडा है, इसको वेरी कोल्ड बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम किस पर, लॉन्गिट्यूड्स पर। लेटीट्यूड के बारे में हमने बात की थी, है ना। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं उस पर हम चलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो है वो
तो भाई हम लेटीट्यूड की बात कर रहे थे, तो व्हाट आर लेटीट्यूड्स आप समझ गए। अब हम लेटीट्यूड के बाद चलते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, यानी लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं भाई, है ना। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लेटीट्यूड ऑफ दैट प्लेस, यानी किसी भी जगह की लोकेशन को फिक्स करने के लिए आपको लेटीट्यूड के से भी ज़्यादा कुछ चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यू कैन सी फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड द मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशंस आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड, यानी जो टोंगा आइलैंड है भाई वो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में यानी प्रशांत महासागर में है, और मॉरिशस जो आइलैंड है वो कहाँ पे है भाई, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के अंदर है। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों जगह अलग अलग जगह हैं, वहाँ पे टोंगा आइलैंड है और यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर मॉरिशस आइलैंड है, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह पर सिचुएटेड है, लेकिन लेटीट्यूड कौन सा है भाई, सेम लेटीट्यूड है। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करते हैं, आगे हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है भाई। तो इसको हमने देखा था, टोंगा आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन में है और मॉरिशस आइलैंड है वो इंडियन ओशन में है, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड, यानी 20 डिग्री साउथ के ऊपर दोनों हैं। एक तरफ पैसिफिक ओशियन के अंदर टोंगा आइलैंड है और इंडियन ओशन के अंदर मॉरिशस आइलैंड है, दोनों के दोनों 20 डिग्री साउथ पर है, लेकिन उनके लेटीट्यूड तो एक है लेकिन उनके लॉन्गिट्यूड अलग अलग है, इसलिए उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रीसियसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन लाइन्स ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है हम बढ़ेंगे तो उनका जो है बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, उसको हम लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ही जो है हम लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, देयर लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी जो रेफरेंस लाइनें हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये बने हुए हैं ये सारे, इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये जो इस तरह की लाइनें बनी हुई है इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और इस तरह की लाइनें पहले हमने देखी थी उसको क्या बोलते हैं भाई, लेटीट्यूड। अब आपको समझ में आया, अगर किसी भी प्लेस का लेटीट्यूड, और ये लेटीट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, अगर आपको किसी भी प्लेस का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बता दिया जाए तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि पूरे के पूरे ग्लोब पर किसी भी प्लेस का अगर फिक्स आपको लोकेशन पता करना है तो उस प्लेस का लेटीट्यूड और उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया भाई, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रीसियसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये हमने देख लिया अभी, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ उनके बीच में जो है लाइनें बनी हुई है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को बताता है कि कितना दूर है ना। These lines of references are called the meridians of longitude, यानी ये जो लाइनें रेफरेंस लाइनें होती है उनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है।
एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और उनके अंदर जो दोनों के बीच की जो डिफरेंस लाइनें होती है उनको डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड से डिनोट करते हैं, यानी उनको डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड की डिग्री बोलते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और जो प्रत्येक डिग्री है दोस्तों उसको मिनट में डिवाइड करते हैं, एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स, और जो मिनट है उसको सेकंड में डिवाइड करते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडीली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, यानी ये जो है पूरी की पूरी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये सारी की सारी डिग्री को वापस मिनट में और मिनट को वापस सेकंड में डिवाइड करते हैं, यानी एक डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में, दूसरी डिग्री से तीसरी डिग्री के बीच में जो वापस स्थान है ना, वापस दूरी है, उसको मिनट में बांटते हैं और मिनट को वापस सेकंड में बांटते हैं। यानी एक तो डिग्री हो गई, डिग्री को मिनट में बांट दिया और मिनट को सेकंड में बांट दिया, यानी सेकंड है वो सबसे छोटी इकाई है किसकी, डिग्रीज ऑफ लेटीट्यूड्स की। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी सारे मेरिडियंस हैं उनकी लेंथ क्या होती है भाई, इक्वल होती है। दस इट वाज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, लेकिन जो मेरिडियंस हैं उनके नंबर का पता लगाना बहुत मुश्किल है। हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइड दैट द काउंट शुड बिगन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रो ग्रीनविच, यानी जो मेरिडियंस है वो सारे के सारे किससे पास होते हैं भाई, ग्रीनविच जो होता है, जो बीच वाली लाइन होती है उसको ग्रीनविच बोलते हैं, उससे सारे पास होते हैं। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, यानी जो ग्रीनविच है उस पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उसको लोकेट किया गया, उसको बनाया गया है। दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, यानी जिस पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है ग्रीनविच पर। ग्रीनविच किस पर है, 0 डिग्री पर, है ना, उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 है ना, इसको 180 की तरफ काउंट करेंगे। द प्राइम मेरिडियन काउंटेड एट 180 मेरिडियन डिवाइड इन अर्थ इनटू, ये थोड़ा सा पीछे आ गया इसलिए दिख नहीं रहा, हाँ अब देखते हैं। ठीक है, दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, यानी इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवार्ड एज वेल एज 180 वेस्टवार्ड, यानी 180 ईस्ट की तरफ और 180 वेस्ट की तरफ जो है इसकी लाइनें बनी हुई होती है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, यानी जो प्राइम मेरिडियन होता है और 180 डिग्री जो होता है वो दोनों पृथ्वी को 2 इक्वल हाल्व्स में, यानी 2 भागों में बांटती है। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, हमने पहले देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ वाला एरिया है ना, और इक्वेटर से साउथ वाला एरिया सौदर्न हेमिस्फेयर। इसी तरह से यहाँ पे प्राइम मेरिडियन से ईस्ट वाला एरिया है उसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और जो प्राइम मेरिडियन से वेस्ट वाला एरिया है उसको वेस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं भाई। ठीक है भाई। Therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west, यानी जो नॉर्थ की तरफ हम N का प्रयोग कर रहे थे, साउथ की तरफ S का कर रहे थे, उसी तरह से ईस्ट की तरफ E का और वेस्ट की तरफ W का। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं भाई। ठीक है भाई। इट इज़ हाउ एवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री
ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन, यानी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों जो है वो एक ही लाइन होती, क्योंकि पृथ्वी का आकार कैसा भाई, गोलाकार है, तो उस पर लाइंस बनी हुई है। तो 180 तक पहुँचते पहुँचते जो ईस्ट है वो और 180 तक पहुँचते पहुँचते जो वेस्ट है वो एक ही लाइन पर मिलते हैं भाई। ठीक है भाई, आपको आया समझ में? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। ये आप ये यहाँ पर मॉडल बनाया हुआ है, इसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाला ये आपका इक्वेटर है ना। ये प्राइम मेरिडियन अपन ने अभी देखा 0 डिग्री वो है, इससे 180 इधर जाएंगे और 180 इधर जाएंगे, है ना। तो इधर से 180 जाएंगे और इधर से भी 180, ईस्ट में भी 180 जाएंगे और वेस्ट में भी 180 जाएंगे। तो जो लाइन आएगी वो एक ही लाइन है, सेम लाइन है। ठीक है भाई, आया समझ में? क्योंकि अपनी पृथ्वी है वो क्या है भाई, गोलाकार है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब 2.6, यानी फिगर 2.6 के अंदर आप ग्रिड को देखिए। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी किसी भी जगह का आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर पता है तो आप किसी भी जगह को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ कि आपको 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर और 0 डिग्री इक्वेटर पर कोई भी जगह का पता करना है तो आप आसानी से ये पॉइंट आउट कर लेंगे, है ना। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पता है तो आप इजीली उस जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख सकते हैं। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये हमने देख लिया था। एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ, यानी आसाम के अंदर जो धुबरी है भैया वो 26 डिग्री नॉर्थ के अंदर लेटीट्यूड पर है एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 90 डिग्री यानी लेटीट्यूड कौन सा है, 26 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ है, यानी इक्वेटर से किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और प्राइम मेरिडियन से 90 डिग्री ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ है। तो आप आसानी से पता लगा लेंगे भाई, एक तो नॉर्थ में है और ईस्ट में है। नॉर्थ का कौन सा, 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आसानी से आपको पता लग जाएगा। 26 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे और 90 डिग्री ईस्ट पे जाते ही आपको उस एरिया का पता लग जाएगा। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर। तो आपको क्या करना है भाई, अब घर पर जा कर के इसको खुद ही ग्लोब को लेना है भाई और उसमें इसको ढूंढने का प्रयास करना है। ठीक है भाई, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी, जो 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो होगा वो जहाँ पर आपको जो जगह मिलेगी वो क्या है, धुबरी। धुबरी कहाँ पर है भाई, आसाम के अंदर। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा इक्विस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस ऑन अ पेपर, यानी आपको अगर इसको और अच्छे से समझना है, जैसा फिगर 2.7 में इधर दे रखा है, तो आपको क्या करना है भाई, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों एक पेपर पे ड्रा करना है। लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर्स एंड हॉरिजेंटल रोज विथ लेटर्स, यानी जो वर्टिकल नंबर्स हैं, जो खड़ी लाइनें हैं, उनको किससे, नंबर्स से डिनोट करना है। जैसे ये खड़ी लाइन है ना, 1 2 3 4। इसी तरह से जो आडी लाइनें हैं, हॉरिजेंटल लाइंस हैं, हॉरिजेंटल रोज, इनको लेटर्स से, ये ABCD इस तरह से, है ना। इसको ड्रॉ करना भी, ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ
some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines interacts each other। यानी आप जहाँ पर वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस जहाँ पर भी क्या करती है भाई, काटती है एक दूसरे को, वहाँ पर आपको क्या करना है, स्मॉल सर्किल ड्रॉ करना है भाई। ये स्मॉल ए जैसे बना रखा है, ठीक है भाई। ड्रा सम स्मॉल सर्किल्स रैंडमली ऑन पॉइंट वेयर, ये आपको बता दिया। नेम दीज स्मॉल सर्किल्स एज ए बी सी डी ई, यानी जो आप स्मॉल सर्किल्स ड्रा करते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करना है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। ठीक है, आया भाई समझ में? इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, यानी वर्टिकल लाइंस जो है, यानी खड़ी लाइंस है, वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड को बता रही है, एंड हॉरिजेंटल लाइंस एज नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो हॉरिजेंटल इस तरह की लाइनें हैं, ये वाली लाइन है, ये किसको बता रही है, नॉर्थ लैटिट्यूड को बता रही है। नाउ यू विल सी दैट सर्किल ए इज़ लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी ये जो सर्किल है इसको वन उस पे आ रहा है, 1 नंबर पे और बी पे आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, बी डिग्री नॉर्थ एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्किल्स, यानी बाकी के जो स्मॉल बी सी डी है इनके बारे में भी आप खुद ही पता लगाओ भाई। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्या आएगा भाई, समझ में आएगा। अब ये देखना, ग्रीनविच जो है आपका प्राइम मेरिडियन इसमें बताया हुआ है, इस पे हम जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, साउथ की तरफ बढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें देखना आप कि किस तरह से इसमें चेंजेज होते हैं। ये आपकी बुक में देखना भाई, आपको बहुत अच्छे से ये क्या आएगा भाई, समझ में आएगा। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, नेक्स्ट क्या देखते हैं भाई, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। जो टाइम और डेट्स होती है भाई, वो भी आपकी लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ही सेट होती है। यानी सभी कंट्री अपना अपना टाइम जोन है वो उसको एक फिक्स लाइन पर जो है फिक्स करते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि टाइम और लॉन्गिट्यूड का क्या संबंध है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी सबसे बढ़िया जो तरीका है किसको, अर्थ को मेज़र करने का, टाइम को मेज़र करने का जो बढ़िया तरीका है वो अर्थ का मूवमेंट है, वो है, यानी अर्थ के मूवमेंट के माध्यम से हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। द मून एंड द प्लैनेट्स, है ना, अर्थ, मून और प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है उससे हम टाइम को फिक्स करते हैं। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी जो सन है वो रेगुलरली राइज होता है, ठीक है, एंड सेट्स एवरी डे, और रोज़ अस्त भी होता है, एंड नेचुरली और प्राकृतिक रूप से इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये पूरे विश्व के अंदर सबसे बढ़िया टाइम मेज़र करने का तरीका है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन which is shortest at noon and longest at sunrise and sunset। यानी गांव में अभी भी आपने देखा होगा भाई, जहाँ पर अभी घड़ी नहीं होती है तो वहाँ क्या करते हैं भाई, जो सूर्य की जो छाया आती है ना, जो सनराइज़ और सन सेट होता है उस टाइम क्या होता है भाई, उस छाया को पता लगा के, और गांव के जो बुज़ुर्ग आपके दादा दादी या कोई भी गांव में होंगे आपके नाना नानी, तो उनसे पूछना कि वो आपको बता देंगे कि जो है उस छाया को देख के कि अभी कितना टाइम हुआ है, ठीक है।
और आप भी इसको आइडेंटिफाई करना कि नून, अगर दोपहर के अंदर सन की रेज सीधी पड़ रही है तो वो छाया पेड़ के नीचे होगी, और सनसेट और सनराइज़ के टाइम आप देखेंगे तो वो छाया बहुत लंबी होती है, यानी सन रेज तिरछी आती है इसलिए वो छाया भी बहुत लंबी होती है। ठीक है भाई, आया भाई समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, यानी प्राइम मेरिडियन के ऊपर जो ग्रीनविच है वहाँ पे सन है वो हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, यानी वो हाईएस्ट पॉइंट है आकाश के अंदर, यानी वहाँ पे सूर्य सीधा चमकता है। ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विच हैव मिड डे और नून, है ना, वो मिड डे और नून के अंदर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है भाई? सीधी पड़ती है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमने पहले भी देखा था कि जो अर्थ है भाई वो कहाँ से कहाँ घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। फिगर 2.8 में भी आपको बता रखा है, ग्रीनविच से जो ईस्ट की तरफ है ना, वो क्या होगा? ग्रीनविच से अहेड यानी उससे आगे होगा, एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड, और जो ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ होगा यानी पश्चिम की तरफ होगा वो बिहाइंड यानी पीछे होगा। यानी टाइम को कैसे कैलकुलेट किया हुआ है कि एक ग्रीनविच रेखा हो गई, ग्रीनविच के ऊपर जो ईस्ट की तरफ है वो जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो टाइम आगे होता जाएगा, और ग्रीनविच से आप वेस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो टाइम क्या होता जाएगा भाई? वो टाइम आपका कम होता जाएगा। ठीक है भाई। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यानी जो डिफरेंस है उनका उसको आगे जो तरीका दे रखा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 इन अबाउट 24 आवर्स, यानी अर्थ जो है वो रोटेट 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में, इस तरह से लट्टू की तरह ऐसे घूमती है। 24 आवर में एक वो अपना रोटेशन पूरा करती है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो 24 को आप डिवाइड 24 को 36 को डिवाइड करेंगे 24 पार्ट्स में, तो आपके क्या आएगा भाई? 50 डिग्री आएगा। तो 1 घंटे के अंदर यानी 24 घंटे कुल हो गए और 360 डिग्री हो गए, तो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री घूमेगा? 15 डिग्री घूमेगा, है ना। और 1 मिनट की बात करते हैं तो 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, और वापस अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना, और 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है, तो 60 को 15 से वापस डिवाइड करेंगे तो 4 आएंगे। तो 1 घंटे के अंदर 1 डिग्री जो है आगे घूमेगा कितने टाइम में? 4 मिनट्स में। आ गया भाई समझ में? दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, यानी अगर ग्रीनविच पर दिन के 12 बज रहे हैं, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। यानी अगर ग्रीनविच पर दिन के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे टाइम क्या होगा भाई? 1 घंटा आगे होगा। 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन 1 PM, यानी वहाँ पर क्या होगा? 1 बज रहा होगा। कौन सा 1 बज रहा होगा भाई? दोपहर का 1 बज रहा होगा। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये तो बात हो गई ईस्ट की। अगर आप 15 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, है ना, तो आप बताएं फिर क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे पीछे होगा टाइम। अगर वहाँ पे 12 बज रहे दिन के तो वहाँ पर
11 बज रहे हैं। वहाँ अगर 12 ओ क्लॉक नून है तो वहाँ 11 ओ क्लॉक मॉर्निंग होगा। ठीक है भाई, आया समझ में? विल बी, ये बता दिया आपको, 1 hour अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाई 1 hour। तो और बिहाइंड होगा किधर? वेस्ट की तरफ पीछे होगा 1 घंटा, यानी इट विल बी 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच। और अगर आप इसी तरह से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे यहाँ, है ना, ये ग्रीनविच हो गया आपका। इससे आप अगर यहाँ देखेंगे ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, ये 0 डिग्री आपका ग्रीनविच है। तो यहाँ पे 11 AM हो रहा होगा। ये ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ। इसी तरह से ये 15 डिग्री है ये 15 डिग्री है। ये किधर है भाई? ईस्ट की तरफ, यानी ये पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो इसको 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी 60 आ जाएगा। तो ये 60 मिनट इससे आगे होगा, यानी यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ दिन के 1 बज रहे होंगे, और इधर वाला पीछे होगा तो यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 11 बज रहे होंगे। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आपको समझा दिया है, और आप इसको लेसन को रीड करना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलें भाई आगे, चलो भाई। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई। यानी किसी भी प्लेस के ऊपर अगर आपको टाइम को डिसाइड करना है तो 12 o'clock जब सन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, सबसे ऊपर होता है, बिल्कुल सीधा होता है, जब सन की सीधी किरणें गिर रही होती है, उस टाइम आप 12 o'clock को सेट कर दीजिए, है ना। व्हेन इट इज़ मिड डे, यानी बिल्कुल दोपहर का टाइम होता है। द टाइम शोन बाई सच ए वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। यानी जिस स्थान पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है, जब दोपहर का टाइम होता है, वही टाइम उस टाइम का 12 बजे का टाइम होता है। मेरा कहने का आशय ये है कि अगर ईस्ट के अंदर, अगर 15 डिग्री ईस्ट के अंदर जिस टाइम सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है, उस टाइम वहाँ 12 बज रहे होते हैं। और वेस्ट के, सिमिलरली वेस्ट की बात करते हैं तो जिस टाइम सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती है, जब छाया बिल्कुल नीचे होती है पेड़ के, है ना, एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूँ, तो वो टाइम वहाँ पर 12 बज रहे होते हैं। अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बिल्कुल एक तरह से देसी उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है भाई। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन ए गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। और जो सेम लॉन्गिट्यूड होगा भाई, उसके ऊपर सेम टाइम होगा, है ना, क्योंकि आपका सूर्य की किरणें हैं, वो सन की रेज जो है वो वहाँ पर सीधी पड़ेगी। ठीक है, आ गया भाई समझ में। अब हम स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग देश अपनी सुविधा के अनुसार अपना स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं, और उस स्टैंडर्ड टाइम में अगर कोई कंट्री बड़ा है तो वो अलग अलग अपने टाइम जोन भी वापस बनाता है ना। इंडिया के अंदर 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो स्टैंडर्ड टाइम उससे डिसाइड होता है ना। लेकिन जैसे रसिया की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन है ना, लेकिन इंडिया के अंदर अभी एक ही टाइम जोन है। ठीक है भाई, तो स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, है ना। जो लोकल टाइम्स होता है वो
डिफरेंट मेरिडियन पर अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स इन इंडिया। यानी जो कोई ट्रेन चल रही है तो वो बार बार लॉन्गिट्यूड को क्या करती है भाई, बदलती है, क्योंकि ट्रेन एक जगह तो खड़ी नहीं है ना, वो बदलती है, तो उसका टाइम कैसे फिक्स करें, तो उसको देखने के लिए फॉर इंस्टेंस देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes in the local time of द्वारका in गुजरात एंड धुबरी इन आसाम। और जो टाइम का जो अंतर है भाई, अगर आप पूर्व में जाएंगे तो वो टाइम बाद का होगा, और पश्चिम में जाएंगे तो वो टाइम पहले का होगा, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कहाँ की, द्वारका की, द्वारका कहाँ पर है, गुजरात में, तो उसका टाइम 1 घंटा 45 मिनट पीछे होगा। और डिब्रूगढ़ जो है, डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, आसाम में है, तो उसका 1 घंटा 45 मिनट टाइम बाद का होगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द local time of some central meridian of a country as the standard time for the country in India. The longitude of 82 degree half east, यानी 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट जो है, इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन मान के टाइम का डिसाइड किया जाता है। कहाँ पर, इंडिया के अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किससे मेजर्ड होता है भाई, 82 डिग्री हाफ ईस्ट, है ना, या 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से टाइम को मेज़र करने का जो है स्टैंडर्ड टाइम है, वहाँ स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं इसको। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और अपने देश का जो पूरा का पूरा लोकल टाइम है वो इसी से मेज़र होता है। इट इज़ नॉन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, है ना। आपने देखा होगा भाई गूगल मैप पर, कभी भी आपने अगर लोकेशन को सर्च किया होगा या कुछ होगा तो वहाँ पे आपको, है ना, IST और इस तरह की चीज़ें, अगर आप किसी की लोकेशन अगर देखते हैं तो वहाँ पे IST आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप टाइम भी देखते हैं तो अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से आपने मोबाइल में या घड़ी में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में अगर टाइम सेट किया हुआ तो वहाँ पे IST का एक ऑप्शन आता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है भाई, तो मान के चलूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, यानी एग्ज़ाम्पल के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि कबीर है वो एक स्मॉल टाउन में रहता है, कहाँ पर, भोपाल के पास में। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, और वो अपने फ्रेंड आलोक को कहता है कि वो आज 2 नाइट तक सो नहीं पाया। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन, यानी जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच, क्रिकेट मैच है, वो दिन में 2 बजे शुरू हुआ। द मीन्स दैट द मैच वुड बिगन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, यानी यहाँ पे टाइम की बात हो रही है ना। जब वहाँ पे 2 बज रही थी, कहाँ पे, ब्रिटेन में, जब यहाँ पर 7:30 बज रही थी शाम की। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, क्या आपको पता है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम के डिफरेंस का क्या है। जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उससे 82 डिग्री एंड हाफ
ईस्ट से आप कैलकुलेशन करके और निकाल लीजिए जो फार्मूला आपको मैंने बताया है कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का जो है वो क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। तो इंडिया जो है वो कहाँ पर लोकेट है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर, इज़ 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, यानी ग्लोबल मीन टाइम जो है उससे 5 घंटे 30 मिनट पहले चलता है, अहेड यानी पहले। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया। इसलिए जो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 7:30 PM यानी शाम के 7:30 बज रहे होंगे इंडिया में, व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन, और उस टाइम दिन के 2 बज रहे होंगे कहाँ पर भाई, लंदन में। सम कंट्रीज़ हैव ए ग्रेट longitude extent and so they have adopted more than one standard time, यानी बहुत सारे कंट्री ऐसे होते हैं उनका एक्सपेंड बड़ा होता है, जैसे रसिया है, चाइना है, इस तरह के कंट्री है जिनका एक्सपेंड बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर एक ही टाइम रहेगा तो उनको एक जगह उसी 7 बजे सूर्यास्त हो रहा होगा और एक जगह जो है दिन के 4 बज रहे होंगे। तो इस तरह से जो है टाइम का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनकी सुविधा के लिए वो क्या करते हैं भाई, बहुत सारे टाइम जोन्स बना के उस एरिया विशेष को जो है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक्सटेंड एंड सो दे अडोप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जांपल इन रसिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, यानी रसिया के अंदर कितने हैं, 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, यानी पूरी अर्थ जो है उसको 24 टाइम जोन्स में बांटा हुआ है, ऑफ 1 आवर ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और प्रत्येक जोन है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है, ठीक है भाई। इस तरह से इस लेसन को हमने देखा, पढ़ा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन अगर इत्मीनान से बहुत धैर्यपूर्वक आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। और पूरी की पूरी ज्योग्राफी की रीढ़ की हड्डी अगर मैं कहूँ, बैकबोन अगर कहूँ, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। इनको आप समझ गए तो ज्योग्राफी को आप समझने में बहुत इजी महसूस करेंगे, ठीक है। तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का ट्रू शेप क्या है वो आपको लेसन कंप्लीट पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ ए ग्लोब, व्हाट इज़ द लेटीट्यूड वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ। ये सिंपल से क्वेश्चन है, इस लेसन को पूरा करने के बाद आप इनको आसानी से कर पाएंगे। और लेसन पूरा करने के बाद इनकी आप प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपको खुद को समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।